साक्षी अपने सोफे पर आराम से बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देख रहे थे। कई लोगों ने उसे मज़ेदार क्लिक्स भेज रखे थे जिन्हें देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। तभी उसका ध्यान उसकी नारेला वाली आस्था मौसी के मैसेज पर गया। उसकी आस्था मौसी भी विचित्र चीज़ें भेजा करती थी उसे, पर साक्षी को वो सब भी पसंद था। देखें आज क्या भेजा है मौसी ने। ये कहते हुए साक्षी ने मैसेज खोला तो पाया कि आस्था मौसी ने एक गेम की फाइल भेजी है। उसका नाम था द ब्लडी मैरी गेम। साक्षी ने बिना कुछ सोचे बगैर कि उस फाइल में वायरस हो सकता था या उस गेम में कुछ घिनौना हो, उसने वो फाइल लोड कर दी। गेम शुरू हुआ और सामने स्क्रीन पर एक बेहद ही डरावनी औरत का चित्र आया। उसकी लंबी नाखून थी, काले घुंघराले बाल थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे थे, त्वचा सफ़ेद सी थी, शार्क मछली की तरह असंख्य नुकीले दांत थे और उसने लाल रंग का पुराने जमाने का गाउन पहन रखा था। उस औरत के पीछे एक कमरा था जिसमें छत विछत लाश, आदमियों के अंग और खून हर तरफ फैला हुआ था। उसे देख साक्षी एक पल के लिए तो सहम गई, पर फिर भी उसने गेम खेलकर देखने की सोची। उसे डरावने मोबाइल गेम्स पसंद थे। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और माहौल भी काफ़ी डरावना है, बढ़िया। खुश होते हुए साक्षी ने मन में कहा। कुछ पल बाद स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन आया जिसे साक्षी ने दबा दिया। फिर कुछ समय तक लोड होने के बाद वही डरावनी औरत स्क्रीन के सामने प्रकट हो गई और डरावने तरीके से हंसने लगी। ये सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई। आगे उस औरत ने कहा कि उसका नाम मैरी है, जिसके बाद मैरी ने कहा, वेलकम, ब्लडी मैरी गेम में आपका स्वागत है। ये गेम खेलने से पहले एक चेतावनी, ये गेम काफ़ी डरावना है। अगर आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिल के मरीज हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो इस गेम को ना खेलें। प्रेग्नेंट शब्द ने साक्षी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो दोबारा उन बुरी यादों में खो गई जिनसे वो बचना चाहती थी। शादी के 10 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शैलेंद्र, उसके पति, और उसकी कितनी तमन्ना थी बच्चे के लिए। साक्षी ने फौरन इन ख्यालों को झटक दिया, अपने आंसू पोंछे और अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। आगे मैरी बोली, ये गेम आसान है। अपनी और अपने किसी प्रियजन की तस्वीर अपलोड करो, फिर आपके सामने एक बड़ा सा आईना आएगा। अपने कमरे में अंधेरा कर आपको बस 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और तब आपको भविष्य दिखेगा, आपका और आपके उस प्रियजन का। भविष्य देखने के बाद आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अपने भविष्य के आधार पर आपको उन दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा, यह गेम तो मुझे कोई डरावना सा स्लैशर गेम लग रहा है, पर यह तो काफ़ी आसान गेम निकला। कोई नहीं, गेम मज़ेदार लगता है, चलो खेलते हैं। साक्षी ने शैलेंद्र और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। फिर वो अपने कमरे में गई, खिड़कियों पर पर्दे डाले और अंधेरा कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। स्क्रीन पर लोडिंग दिखने लगा। काफ़ी समय तक कुछ दिखा ही नहीं। साक्षी ने झुंझला कर कहा, यह तो बकवास गेम निकला, बेमतलब का मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ी।
उसे जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टे थे, जिस कारण वो आवाज नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और सामने उसे दो परछाइयां दिखे। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे। फिर उन परछाइयों को उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में थी और वो गेम खेल रही थी, पर फिर क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। मेरा किडनैप हुआ? नहीं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी वो परछाइयां आगे आई और साक्षी को अपने उन परछाइयों के चेहरे दिखे। वो शैलेंद्र था और उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी आयुषी। उन्हें देख साक्षी खुश हो गई। उसने सोचा शैलेंद्र उसे बचाने आया है। पर तभी साक्षी की नज़र आयुषी के पेट पर पड़ी, जो बाहर आया हुआ था। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये क्या हुआ? कुछ दिन पहले तक तो आयुषी 0 फिगर की थी, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साक्षी ये सब सोच ही रहे थे कि शैलेंद्र ने पास के एक टेबल पर रखा चाकू उठाया। साक्षी को लगा कि वो उसकी रस्सियां खोलने आया था, पर नहीं, शैलेंद्र ने साक्षी के पेट में चाकू घोंप दिया। साक्षी दर्द से चिल्लाई, पर वो आवाज उसकी दबकर ही रह गई। उसके मुंह पर लगे टेप के चलते। साक्षी की आंख में आश्चर्य देख शैलेंद्र ने कहा, ये आयुषी को देख रही हो साक्षी? उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शैलेंद्र ने 4-5 बार चाकू मार दिए साक्षी को। साक्षी मदद की नज़रों से आयुषी को देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक औरत है, शायद वो उसकी मदद कर दे। पर नहीं, आयुषी की शक्ल पर तो भाव थे ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य किसी दूसरे की हत्या देखते हुए शांत नहीं रह सकता था। इसी के साथ साक्षी ने दम तोड़ दिया। साक्षी के मरते ही शैलेंद्र ने एक कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए और पास ही समुद्र में बहा दिए। ये सब साक्षी ना जाने क्यों देख पा रहे थे। तभी अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने मन में कहा, शायद कोई बुरा सपना था। तभी एक आवाज आई, ये सपना नहीं था साक्षी। ये सुनकर साक्षी चौंक गई। उसने फौरन अपने कमरे की बत्तियां जलाई, पर वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी दोबारा आवाज आई, ये मैं हूं साक्षी, मैं ब्लडी मैरी। अपना मोबाइल उठाओ और विकल्प चुनो। साक्षी बुरी तरह सहम गए थे। मोबाइल से मैरी की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ही जम गए थे। तभी वो मोबाइल बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। उसे देख साक्षी अपने कमरे में भागने लगी, पर कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैरी साक्षी का मोबाइल उठाए उसके पास गई और उसे देते हुए बोली, ये लो साक्षी, और गेम को पूरा करो। अपने भविष्य के आधार पर विकल्प चुनो। साक्षी ने डरते हुए मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। सामने 2 विकल्प थे, एक मर जाओ और दूसरा था बदला। मैरी ने साक्षी से कहा, या तो तुम अपना भविष्य स्वीकार करो और अपने पति के हाथों मरो, या फिर बदला लो। तुमने कोई पाप या गुनाह नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें इसके लिए मार रहा है क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकी। ये तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती।
फौरन बदला का विकल्प चुनो, इससे पहले कि वो बेरहम लोग तुम्हें मार डालें। इस पर साक्षी बोली, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ये जो तुमने मुझे भविष्य दिखाया वो कोई भ्रम भी हो सकता है। इस पर मैरी बोली, मैं भी तुम्हारी ही तरह थी साक्षी। मैं इंग्लैंड में पहली रानी मेरी ट्यूडर थी। मैं भी मां नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। तब मुझे पता चला कि यह काम मेरी सौतेली बहन का था। उसी ने काला जादू किया था मुझ पर तब तक देर हो चुके थे और मैं बे औलाद ही मर गई। इसलिए मेरी आत्मा भटकती है आज भी, ताकि मैं अपनी जैसी औरतों की मदद कर सकूं। अब अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर अपने पति पर नजर रखना। साक्षी ने ठीक वैसा ही किया और उसने शैलेंद्र की बेवफाई के कई सबूत ढूंढ लिए। उसका दिल भी टूट गया बुरी तरह से। तब मेरी दोबारा से उसके सामने आई और बोली, सोच क्या रही हो? बदले का विकल्प चुनो। साक्षी असमंजस मेरी आवाज में बोली, पर मैं ये नहीं चुन सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर वाघमारे साक्षी के घर में उससे पूछताछ कर रहे थे। वो बोले, मैम, हमने कंफर्म कर लिया है, आपके पति की बेरहमी से हत्या के दिन आप अपनी सहेलियों के साथ थे। अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जब कातिल आयुषी पकड़ी जाएगी तब हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाते ही साक्षी ने खुद से कहा, आप पूरी दुनिया छान मारो इंस्पेक्टर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी उसने ब्लडी मेरी गेम खोला और उसमें से 2 आकृतियां निकली। एक ब्लडी मैरी थी और दूसरी रस्सियों से बंधी आयुषी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी से महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहां से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया, बैनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुंचते पहुंचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया
कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेज़ी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काट कर उसे पंखे से उतारा गया था, बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा। मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा। पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बैनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मिन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ़ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज़ रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आंखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।